हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में कोपेनहेगन में क्लाइमेट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में तुर्की के एनवायरनमेंट मिनिस्टर और COP31 के जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हुए हैं जिनका नाम है मुराद कुरम, इन सभी के बीच में एक एग्रेसिव ग्लोबल एस्केलरेशन, जिस कारण से इकोनॉमी में वाइड इलेक्ट्रिफिकेशन को बहुत ही एजर्टिव तरीके से अब बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसके लिए 35x35 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है और बहुत ही जल्दी फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने की भी बात हो रही है। आज के इस सेशन में हम COP31 के इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे उनको समझेंगे और साथ ही साथ COP30 के जो टेक अवेज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि कॉप का मतलब क्या होता है। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहां पे आपको यह समझना है कि रियो अर्थ समिट हुआ था और ये रियो अर्थ समिट जो है वो 1992 में हुआ था। 1992 में 3 इंपॉर्टेंट चीजें बने: यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट फॉर बायोडाइवर्सिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये तीनों चीजों को यहाँ पे बनाया गया। अब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है हमारा ये कॉप। ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी मीटिंग स्टार्ट हुई और COP1 की जो मीटिंग है वो सबसे पहले जर्मनी में हुई और ये जो COP1 की मीटिंग है ये 1994 में हुई। पहला मीटिंग 1994 में हुआ और उसके बाद से लगातार ये मीटिंग्स चल रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग जो है वो बर्लिन में हुआ। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो 2025 की मीटिंग है जो कि COP30 है और ये COP30 की जो मीटिंग है ये बेलम में हुई है, बेलम ब्राजील में है। और 2026 की जो मीटिंग है ये COP31 है और ये अंताल्या में होगी। अंताल्या जो है वो तुर्की में है, राइट। अब तुर्की में ये जो मीटिंग होने वाली है COP31 की, ये ज्वाइन किया जाएगा जितने भी पार्टीज जो 195 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको रेक्टिफाई किया था उनके द्वारा इसको ज्वाइन किया जाएगा। अब COP31 की जब ये मीटिंग अंताल्या तुर्की में होगी तो यहाँ पे प्रेसिडेंट डेजिग्नेट किए गए हैं जिनका नाम है मुराद कुरम। ठीक है, तो ये कौन है? He will be the president of COP31, the meeting which is supposed to be held in Antalya और ये तुर्की में है। अब जब आपने पुराने कॉप जैसे COP30 के बारे में पढ़ा होगा तो इसका जो मेजर टेकअवेज था वो ये था कि हमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग करने की जरूरत है, यानी क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए या क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें कम से कम हर साल 2035 से ही हर साल एनुअली $1.3 ट्रिलियन जमा करना होगा। ये इसका सबसे मेजर हाईलाइट था। अब जो COP31 का जो सबसे मेजर हाईलाइट है वो क्या होने वाला है वो हम समझेंगे। इट इज अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है। आपको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहे हैं और हमको इलेक्ट्रिफिकेशन इस तरह से बढ़ाना है जिसमें हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट ना हो। तो COP31 का जो पहला रेफरेंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, वो ये है कि हमें पूरा फोकस इलेक्ट्रिफिकेशन पे करना है। इससे फायदे क्या होंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसका फायदा ये है कि जो फॉसिल फ्यूल का वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम पूरी तरह से फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। इंडिया भी अपना 85% जो यूज है फॉसिल फ्यूल का वो इंपोर्ट करवाता है और अभी जो यूएस, इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस कारण से ग्लोबल ऑयल और गैस क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ये जो पावरफुल शील्ड है ये तभी हो सकता है जब हम फॉसिल फ्यूल पे ना डिपेंड होकर और हम ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन पे डिपेंड हो। इससे हम सप्लाई शॉक से बचेंगे और साथ ही साथ जो हमारा ये वॉलेटाइल मार्केट है जो बहुत सारे कंट्रीज को वल्नरेबल बना रहा है उससे भी बचेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत मेजर टारगेट लिया गया है।
इस टारगेट को आप समझिएगा, इसका नाम 35/35 मैट्रिक, 35/35 मैट्रिक। आज के टाइम में जो पूरा दुनिया है उसमें कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से, तो हम बता सकते हैं कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसका नाम आयरेना है, तो ये रिपोर्ट आयरेना के द्वारा दिया गया है। आयरेना का मतलब क्या है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो आयरेना का कहना है कि अभी तक का जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी कंजम्पशन है, अगर हम उसको एक ग्लोबल बेसलाइन देखेंगे तो ये 20% तक हुआ है, यानी दुनिया भर में 20% जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है वो हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने साल 2035 तक ये टारगेट बनाया कि इस कवरेज को हमको 35% तक पहुंचाना है, यानी वी आर यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी टू फुलफिल आवर एनर्जी नीड, राइट। तो ये अगर हम कर लेते हैं कि 35% हमने 2035 तक 35% तक हम सारा वर्ल्ड कवरेज कर लेंगे, तो ये हमको एक बेसलाइन भी प्रोवाइड करेगा। और जो हमारे टारगेट्स हैं, जो सबसे मेजर टारगेट है, सबसे मेजर टारगेट क्या है कि हमने COP21 में जब ये 2015 में हुआ था, तो हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में क्या कहा था? तो हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में यही कहा था कि हम ये चाहेंगे कि पोस्ट इंडस्ट्रियल जो हमारा टेम्परेचर है वो T+1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े। यही मेजर टारगेट है हमारा। और इस मेजर टारगेट के बारे में वापस से जब 10th एनिवर्सरी ऑफ COP21 हुआ था 2025 में, जो कि बेलम में हुआ था, तो COP30 में इस बात को फिर से रिपीट भी किया गया था। तो ये जो COP31 है, इसमें अबेट डिमांड यानी हार्ड टू अबेट डिमांड, सबसे बड़ी बात यही है कि हम वापस से डीकार्बोनाइजेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम एनर्जी जस्टिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक तरफ ऐसे कंट्रीज देखेंगे जिनके पास ऑयल क्राइसिस का प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ऑलरेडी हैविंग एक्सेस टू ऑयल एंड द फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड, और एक तरफ ऐसे कंट्री देखेंगे हु आर नॉट हैविंग दैट एक्सेस, तो एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा हियाटस क्रिएट होने लगेगा। तो ये एक एनर्जी जस्टिस का जो कंसेप्ट आज के टाइम में आता है, एनर्जी जस्टिस, कि हमको सारे रिसोर्सेस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये फिर से एक क्वेश्चनेबल प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें मल्टी प्रेसिडेंसी स्टेबिलिटी को भी लेकर आना है। तो यहां ये डिस्कशन हो रहा है कि ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ पॉसिबल है अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे, ओनली इफ वी कैन मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन यूनियन जैसे कंट्री जो हैं वो काफी यूनिफाइड और हाई लेवल ग्लोबल इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब देखें, यहां पे भी एक ट्रोइका का कंसेप्ट आता है। ट्रोइका आपने ये G20 में सुना होगा। ट्रोइका का मतलब होता है कि जिसने पास्ट में ये होल्ड किया है, जो कॉप का मीटिंग है, जो प्रेजेंट में अभी अध्यक्ष है और जो फ्यूचर में अध्यक्ष होने वाला है, इनका नॉलेज शेयर या इनका कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी ज्यादा इजी हो जाए, इसलिए ट्रोइका को बनाया गया। प्रेजेंट में आपको पता है कि अभी बेलम में ये हुआ था, और बेलम कहाँ पे है? बेलम ब्राजील में है। इसको हम COP30 बोल रहे हैं, और ये साल 2025 में हुआ था, नवंबर के महीने में ज्यादातर मीटिंग होती है। और COP31 की बात अगर हम करेंगे तो ये साल 2026 में होने वाला है, ये अंताल्या में होने वाला है, जो कि तुर्की है। और उसके पहले ये मीटिंग कहां हुई थी? तो COP29 है, और ये कहां हुआ है? तो COP29 जो है वो बाकू में है, और बाकू जो है वो अजरबैजान का कैपिटल है, अजरबैजान का ये राजधानी है। तो अभी हमारा ट्रोइका क्या है? अजरबैजान ने अपना नॉलेज शेयर दिया ब्राजील को, और ब्राजील अब अपना नॉलेज शेयर देने वाला है तुर्की को। तो दिस इज द ट्रोइका फॉर कॉप मीटिंग। COP31 को समझने के लिए हमारे पास ये जरूरत है कि हमें COP30 का जो इंपॉर्टेंट मेजर टेकअवेज है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। जब COP30 की मीटिंग हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बेलम ब्राजील में हुआ, और ये एक तरह से आप देखेंगे कि पेरिस एग्रीमेंट जब साइन हुआ था, तो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ साल 2015 में, 2015 में, और ये 2025 की ये जो मीटिंग है, ये इसका 10th एनिवर्सरी हो जाएगा, राइट।
तो ये इसका 10th एनिवर्सरी हो जाएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। अब ये होस्ट किया गया कहां पे, जिसको हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, अमेज़न के रीजन में इसको होस्ट किया गया। कॉप का इंप्लीमेंटेशन, कॉप ऑफ ट्रुथ या फॉरेस्ट कॉप इसका नाम दिया गया। ऑब्वियसली अगर अमेज़न में इस तरह का कोई मीटिंग होता है तो वी कैन नॉट अवॉइड फॉरेस्ट, तो ये कॉप फॉरेस्ट तो यहाँ पे होगा ही होगा। वी कैन नॉट अवॉइड फॉरेस्ट, वी विल डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट इवेंचुअली, राइट। और ये कॉप ऑफ ट्रुथ की जब हम बात करते हैं तो इसका भी डिस्कशन हुआ कि वी मस्ट बी हैविंग डेटा, वी मस्ट बी हैविंग एन आइडिया अबाउट व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू। फिर यहाँ पे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस का भी अपडेट लिया गया, यानी वेरियस कंट्री जो इसके पार्टीज हैं, अपडेट्स उनसे लिया गया। 195 देश हैं, 195 पार्टीज हैं, तो इनसे अपडेट लिया गया एनडीसी 3.0 का। एनडीसी का मतलब क्या है कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, अब अपने देश में इस चीज को बेहतर करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं। अब यहां डिस्कशंस में जो पहला पॉइंट कहा गया वो वही था कि हमें T+1.5 डिग्री सेल्सियस का ध्यान रखना है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो टेम्परेचर था, वी कैन नॉट अफोर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय मतलब इवन मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्लोबल इंप्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर्स की बात की गई, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेटर्स की बात की गई। एक्सेलरेटर का मतलब आपको पता है, इट इज अ कैटलिस्ट, कि जो भी आप इंप्लीमेंटेशन करने वाले हैं, जो भी आपका नेशनल अडैप्शन प्लान है, नेशनल अडैप्शन प्लान का जो इंप्लीमेंटेशन आप करेंगे उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया। तो यहाँ पे नेशनल अडैप्शन प्लान्स की बात की गई, नेशनल अडैप्शन प्लान्स की यहाँ बात की गई, राइट। यहाँ डिस्कशन हुआ कि वी विल टेक सर्टेन एजेंडाज एंड वी विल ट्राई कि उसको हम जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें। फिर यहाँ पे TFFF की भी बात हुई। ये TFFF क्या है कि हमें ट्रॉपिकल एरिया में जो हमारा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एरिया में जो हमारा फॉरेस्ट है, इसकी फैसिलिटीज को ऐसा बनाना है कि ये एक फॉर एवर फैसिलिटी बन जाए, ठीक है। इसके फैसिलिटी को ऐसा बनाना है कि ये फॉर एवर फैसिलिटी बन जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज TFFF। तो TFFF ये ब्राजील, इंडोनेशिया या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चाइना, इसमें इंडिया भी एक ऑब्जर्वर स्टेटस पे है, ठीक है। तो इंडिया हैज ज्वाइंड इट, बट इंडिया हैज ज्वाइंड इट एज अ ऑब्जर्वर। इंडिया एक ऑब्जर्वर है, इंडिया ने इसका अभी मेंबरशिप नहीं लिया है। और यहां पे $125 बिलियन का फंड कलेक्ट किया गया, जहां पे हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटीज को देख रहे हैं, राइट। एक और बात जो यहां बोली गई वो है राइज। तो यहां RAIZ, राइज की बात बोली गई। तो राइज के बारे में कहा गया रिजिलियंट एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट, नॉन जीरो लैंड डिग्रेडेशन। दैट मीन्स कि ये किस चीज के लिए, आपसे इतना ही पूछा जा सकता है, हम यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन को बचाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली राइज इज अबाउट जीरो लैंड डिग्रेडेशन। जेड का मतलब क्या है, जीरो लैंड डिग्रेडेशन। अब इसके लिए हमको क्या करना है, हमको रिजिलियंट एग्रीकल्चर करना है। रिजिलियंट एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल क्लाइमेट के अनुकूल होगा, ये ऐसा कृषि है जो क्लाइमेट के साथ साथ होगा, और इसके लिए हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फॉर जीरो लैंड डिग्रेडेशन के लिए हमें एक एक्सेलरेटेड टेक्नोलॉजीज बनानी है। आप जानते हैं कि ऑलरेडी लैंड डिग्रेडेशन के लिए REDD+ काम कर रहा है ना। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लैंड डिग्रेडेशन, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कि REDD+ क्या है। तो वी आर नॉट ओनली protecting the land from being degraded, but we are also conserving the land so that ये इसका जो डिग्रेडेशन है वो ज्यादा एक्सपैंड ना हो। और जब बाकू टू बेलम रोड मैप बताया गया, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बार जो कही गई थी वो यही था कि बाकू से जब हम बेलम आए थे, बाकू टू बेलम, तो यहाँ पे $1 1.3 ट्रिलियन का कलेक्शन करने की बात की गई एनुअली, ठीक है। ये कलेक्शन करने की बात की गई एनुअली, और ये कलेक्शन कब तक करना है, बाय साल 2035।
बाय ईयर 2035 ये कलेक्शन करना है, ये डिस्कशन यहाँ पे हुआ, राइट। तो ये बाकू एडेप्शन रोड मैप है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। एक और डिस्कशन जो कॉप 30 में देखने को मिला वो था फीनी। तो वो था फीनी। नाउ व्हाट इज फीनी? FINI, इसके बारे में भी बात हुई। तो फीनी का मतलब होता है कि हम फॉस्टर कर रहे हैं और एक इन्वेस्टिएबल नेशनल इंप्लीमेंटेशंस कर रहे हैं कि अलग अलग देश जिसने नेशनल अडॉप्शन प्लान बनाया हुआ है, जिसने इंप्लीमेंटेशन को रेडी किया है, जो अपने तरफ से जो भी चीजें आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक फॉस्टर इन्वेस्टिंग, ठीक है, फॉस्टर इन्वेस्टिंग प्लान बनाया है। और ये फीनी का डिस्कशन भी हमारे बेलम में हुआ है जो कि कॉप 30, राइट। सो ये मेजर टेक अवेज हैं जो आपको पता होने चाहिए कि व्हाट इज कॉप 30 एंड हाउ कैन इट अगेन मॉडिफाई द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ कॉप, दैट इज कॉप 31। और कॉप 31 के बारे में जो डिस्कशंस हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए हैं। इसका मेजर बात होगा इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर आपसे एक लाइन में क्वेश्चन आता है कि कॉप 31 will be majorly focusing on what concept, then it will be electrification, right? Okay, so thank you for the session. Hopefully you like this session. अगर आप किसी भी टॉपिक को easy, simple और lucid तरीके से समझना चाहते हैं तो आप UPSC उत्कर्ष के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रोज सुबह 8 बजे मेरे करंट अफेयर्स के क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।